एयर फोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट चेकिंग के लिए भेजा गया। उन्होंने कुछ चौंका देने वाली बातें रिपोर्ट की। पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क के साथ भी मोशनलेस थे। एक आदमी बिना ऑक्सीजन मास्क के कॉकपिट में घुसता है और कैप्टन की सीट लेने के बाद नीचे का इशारा करता है। सभी 121 लोगों की जान चली गई और पीछे कुछ गहरे सवाल छोड़ गई। अगस्त 14, 2005 एक बोइंग 737 पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करके अपने स्टॉप ओवर एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने ही वाला था कि अचानक होल्डिंग पैटर्न में सर्कल करने लगा। लेकिन आखिर ये होल्डिंग पैटर्न होता क्या है, आइए पहले इसे समझते हैं। होल्डिंग पैटर्न एक ओवल पाथ होता है जिसमें कोई भी प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जानिब से लैंडिंग की परमिशन ना मिलने तक सर्कल करता रहता है। हीलियोस फ्लाइट के पायलट ने जब काफी देर तक ओवल पैटर्न में सर्कल करने के बाद भी एटीसी एथेंस को रिस्पांस नहीं दिया तो सिचुएशन को देखते हुए हेलेनिक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट चेकिंग के लिए भेजा गया। उन्होंने कुछ चौंका देने वाली बातें रिपोर्ट की। उनके मुताबिक प्लेन को कोई एक्सटर्नल डैमेज नहीं था, लेकिन कैप्टन की सीट खाली थी और फर्स्ट ऑफिसर आगे झुका हुआ था। पैसेंजर्स ऑक्सीजन मास्क के साथ भी मोशनलेस थे। एक आदमी बिना ऑक्सीजन मास्क के कॉकपिट में घुसता है और कैप्टन की सीट लेने के बाद नीचे का इशारा करता है, जिसके बाद ये फ्लाइट ग्रामेटिका में क्रैश हो जाती है। इस एक्सीडेंट में प्लेन के अंदर बैठे सभी 121 लोगों की जान चली गई और पीछे कुछ गहरे सवाल छोड़ गई। आखिर टेक ऑफ के बाद उन 1.5 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि सब पैसेंजर्स और फ्लाइट ऑफिसर बिल्कुल मोशनलेस थे? कैप्टन की सीट खाली क्यों थी और कॉकपिट में घुसने वाला आदमी कौन था और वो क्या कर रहा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें 8 घंटे पीछे जाना होगा। रात 1:25 पर हीलियोस 522 एयरक्राफ्ट 2 घंटे लंदन से फ्लाई करने के बाद सिप्रस में लैंड करता है। फ्लाइट क्रू ने प्लेन में कुछ प्रॉब्लम्स नोटिस की। उन्होंने ग्राउंड इंजीनियर्स को रिपोर्ट किया कि प्लेन का राइट सर्विस डोर फ्रीज हो रहा था और फ्लाइट के दौरान डोर से आवाज भी आ रही थी। पैसेंजर्स और एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि प्लेन के सभी डोर्स प्रॉपर्ली क्लोज हों, नहीं तो कैबिन का एयर प्रेशर लीक हो सकता है और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लेकिन आखिर ये कैबिन एयर प्रेशर है क्या? इस एक्सीडेंट को डीपली समझने के लिए पहले हमें कैबिन एयर प्रेशर को समझना होगा। आपने देखा होगा कि कई माउंटेनियर्स जब ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तो उन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ती है। ये इसलिए होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एयर प्रेशर बहुत कम होता है। एयर मेनली 3 कंपोनेंट से बनी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गोन, जिसमें ऑक्सीजन 21% होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं। इसकी वजह से नॉर्मल ब्रीथिंग के बावजूद भी हमें पहले से कम ऑक्सीजन मिलती है। माउंट एवरेस्ट जैसी 29,000 फीट की ऊंचाई पर एयर प्रेशर 3 गुना कम होता है, जिससे हाइपोक्सिया का रिस्क होता है। हाइपोक्सिया में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते और इंसान बेहोश हो सकता है और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई पर फ्लाई करते हैं, लगभग 37,000 फीट। फिर भी पैसेंजर्स बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के आसानी से सांस ले पाते हैं। कैसे? कैबिन एयर प्रेशराइजेशन की वजह से। प्लेन के इंजन्स एयर को सामने से खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं और रैपिडली पीछे फेंकते हैं, जिससे प्लेन आगे बढ़ता है। ये कंप्रेस्ड एयर इंजन से प्लेन के अंदर पंप की जाती है ताकि प्लेन के अंदर का एयर प्रेशर मेंटेन हो सके। कैबिन प्रेशर को एक आउटफ्लो वाल्व से कंट्रोल किया जाता है। जब एयर प्रेशर जरूरत से ज्यादा होता है तो आउटफ्लो वाल्व खुल जाता है ताकि एयर प्रेशर कम हो सके, एंड वाइस वर्सा। यही कैबिन एयर प्रेशराइजेशन सिस्टम है जो कि इंश्योर करता है कि प्लेन के अंदर क्रू और पैसेंजर्स के लिए काफी ऑक्सीजन हो। अब वापस कहानी पर आते हैं। 44 साल के ग्राउंड इंजीनियर एलन अर्विन को हीलियोस 522 के डोर की इंस्पेक्शन का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने डोर की विजुअल इंस्पेक्शन की और कैबिन प्रेशराइजेशन लीक चेक किया ताकि देखा जा सके कि डोर से एयर प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा। उस वक्त प्लेन ग्राउंड पर था और इंजन्स ऑफ थे, इसलिए इंजन्स को यूज किए बिना ग्राउंड इंजीनियर ने ऑक्सिलरी पावर यूनिट का यूज किया ताकि प्लेन को प्रेशराइज कर सके। एपीयू प्लेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है जब इंजन्स ऑफ होते हैं। इस टेस्ट के लिए ग्राउंड इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटो से मैनुअल मोड पर स्विच किया। टेस्ट के दौरान ग्राउंड इंजीनियर को प्लेन या डोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली और उसने प्लेन को नेक्स्ट फ्लाइट के लिए क्लियर कर दिया। लेकिन वो एक चीज भूल गया। रूल्स के हिसाब से ग्राउंड इंजीनियर को प्रेशराइजेशन सिस्टम को वापस ऑटो मोड में लाना था। प्लेन के टेक ऑफ के वक्त प्रेशराइजेशन सिस्टम का ऑटो मोड पर होना बहुत जरूरी होता है ताकि प्लेन अपने एल्टीट्यूड के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैबिन का एयर प्रेशर मेंटेन कर सके। लेकिन ग्राउंड इंजीनियर गलती से उसे मैनुअल मोड पर ही छोड़ गया। ये सिर्फ शुरुआत थी गलतियों की। लगभग सुबह 5 बजे हीलियोस 522 के 4 कैबिन क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स प्री फ्लाइट मीटिंग करते हैं और प्लेन को सेटअप करने के लिए बोर्ड करते हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन 58 साल के हैंस जर्गन मिल्टन थे, जिनके पास टोटल 35 साल और 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 51 साल
साल के पैम्पोस शारालाम्बोस थे, जिनके पास लगभग 17 साल और 7500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ के लिए प्लेन को प्रिपेयर करने के लिए दोनों पायलट्स को कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करना होती हैं, जो प्री फ्लाइट प्रोसीजर्स कहलाती हैं। प्री फ्लाइट प्रोसीजर के दौरान फर्स्ट ऑफिसर की ड्यूटी थी इंश्योर करना कि प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पर हो, लेकिन पैम्पोस ने उसे मैनुअल मोड पर ही छोड़ दिया। प्री फ्लाइट प्रोसीजर के बाद प्री फ्लाइट चेकलिस्ट एग्जीक्यूट करना होता है। दोनों पायलट्स को चेकलिस्ट के हिसाब से एक एक कंट्रोल चेक करना होता है और इंश्योर करना होता है कि सभी सेटिंग्स करेक्ट हैं। लेकिन इस चेकलिस्ट के बाद भी पायलट्स ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को मैनुअल से ऑटो में स्विच नहीं किया। सुबह 6:07 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के बाद पायलट्स को एक आफ्टर टेक ऑफ चेकलिस्ट भी एग्जीक्यूट करना होता है। इस चेकलिस्ट का पहला आइटम ही प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है। हैरानी की बात है कि इस बार भी सिस्टम मैनुअल मोड पर ही छोड़ा गया, लेकिन ऐसे हाईली एक्सपीरियंस पायलट्स इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? 3 बार चेक करने के बावजूद क्यों वो इतने इंपॉर्टेंट स्विच को करेक्ट पोजीशन में नहीं ला पाए? इसका जवाब हमें ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा मिलता है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से उस दिन पायलट्स एक्सपेक्टेशन बायस का शिकार बन गए थे। एक्सपेक्टेशन बायस में इंसान वही देखता या सुनता है जो वो देखने या सुनने की उम्मीद करता है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। जनरली प्रेशराइजेशन मोड को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और वो हमेशा ही ऑटो मोड पर ही होता था। इसकी वजह से पायलट्स को स्ट्रांगली लगा कि प्रेशराइजेशन जरूर ऑटो पर ही होगा। एडिशनली इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक चेकलिस्ट का डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड था। प्रेशराइजेशन सिस्टम सेटिंग को कई दूसरी सेटिंग्स के साथ ग्रुप किया गया था। मल्टीपल सेटिंग्स को एक साथ क्लब करना सेटिंग्स मिस होने के चांसेस को बढ़ा देता है। लेकिन ये तो सिर्फ टेक ऑफ तक की कहानी थी। इसके बाद भी पायलट्स के पास अपनी गलती रेक्टिफाई करने के मौके थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। टेक ऑफ के 5 मिनट्स बाद प्लेन 12,000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंच गया और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग साउंड बीप करने लगा। दोनों पायलट्स कंफ्यूज थे, क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग तब होती है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और टेक ऑफ के लिए रेडी नहीं होता। एक्चुअली ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग नहीं थी, बल्कि कैबिन अल्टीट्यूड वार्निंग थी। प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल मोड पर होने की वजह से प्लेन का एयर प्रेशर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा था और कैबिन अल्टीट्यूड वार्निंग्स तब होती हैं जब प्लेन के अल्टीट्यूड के लिए एयर प्रेशर कम होता है। कोइंसिडेंटली टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग और कैबिन अल्टीट्यूड वार्निंग साउंड्स आइडेंटिकल थे, जिससे पायलट्स कंफ्यूज हो गए। 2 मिनट्स बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट किया और उसे टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताया। इस दौरान प्लेन ऑटो पायलट पर आगे बढ़ रहा था और उसकी अल्टीट्यूड बढ़ती जा रही थी। 14,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचने पर कम एयर प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन मास्क रिलीज हो गए पैसेंजर्स के लिए। इसी वक्त कम एयर प्रेशर की वजह से प्लेन के इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें कूल करने के लिए काफी एयर नहीं मिल रही थी। पायलट्स को इक्विपमेंट कूलिंग ऑफ इंडिकेशन भी मिला, लेकिन पायलट्स ने इस इंडिकेशन को भी गलत समझा। उन्होंने सोचा कि ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की वजह से हो रही है। पायलट्स ने इस वार्निंग को ट्रबल शूट करने की कोशिश की, लेकिन वो असली प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाए थे, जो कि प्रेशराइजेशन सिस्टम का मैनुअल मोड में होना था। थोड़े वक्त बाद पायलट्स और क्रू मेंबर्स हाइपोक्सिया का शिकार हो गए और अपने सेंसेस खो दिए। इसके बाद प्लेन ऑटो पायलट पर 34,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता रहा। एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्लेन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब हेलेनिक एयरफोर्स के 2 F-16 जेट्स प्लेन के करीब आए तो उन्होंने देखा कि कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर बेहोश पड़ा है और पैसेंजर्स मोशनलेस हैं। ऑक्सीजन मास्क भी पहने हुए हैं। एक कैबिन क्रू मेंबर एंड्रियास, जो कि ट्रेन फ्लाइट अटेंडेंट और एमेट्योर पायलट भी था, ऑक्सीजन मास्क के बिना कॉकपिट में इंटर हुआ। उसने कंट्रोल्स हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास प्लेन को लैंड करने की प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस नहीं था। F-16 पायलट्स ने हैंड जेस्टर से उस आदमी से लैंड करने को कहा, जिसके रिस्पॉन्स में उस आदमी ने नीचे का इशारा किया। एंड्रियास की एफर्ट्स के बावजूद प्लेन रैपिडली डिसेंड करने लगा और क्रैश हो गया। इस हॉरिफिक इंसिडेंट में सभी 121 लोगों की जान चली गई। ये इंसिडेंट एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन बना और इसके बाद कॉकपिट वार्निंग्स और चेकलिस्ट को रीडिजाइन किया गया ताकि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो सकें।